हेलो गाइस। मैं राम। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वर्क एंड एनर्जी, जो फिज़िक्स का हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। इसे भी मैं दो पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। और एक सेट जो मेरा होगा वो प्रैक्टिस सेट का होगा, जो हम हमेशा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम के साथ ये लेक्चर। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले पीडीएफ खोल रखी है, ये देखिए। मैंने यहाँ पे अपनी पीडीएफ खोल रखी है, नोट्स खोल रखे हैं, राम नोट्स मतलब मेरे नोट्स जो हैं। और यहाँ मैं अपना पेन भी खोल लेता हूँ। ये पेन खोल लिया और मैं आज कलर चूज़ करूँगा। हमेशा नहीं करता ब्लैक, तो मैंने बहुत पकड़ा। रेड कलर चूज़ करता हूँ मैं इस बार। और ये हमारे चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी। आप ये सोच रहे होंगे कि वर्क होमवर्क वाला वर्क है, ट्यूशन वर्क है। नहीं, ये वैसा वाला वर्क नहीं है। ये फिजिकल वर्क है। मतलब ये फिजिक्स में जो वर्क करना पड़ता है, ये वाला वर्क है, मतलब फिजिकल वर्क। मतलब क्या, आप क्या पता आपने नोटबुक में काम कर रहे हो, स्कूल का वर्क कर रहे हो, तुम कह रहा मेरा वर्क हो गया। नहीं, इसमें आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। और जब कोई बॉडी मूव करेगी उस फोर्स की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। मतलब आप चल रहे हो, आप यहाँ से स्टेशन गए। ठीक है। यहाँ से स्टेशन गए तो आपने कुछ वर्क किया, आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और कोई बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है अपनी पोजीशन से, डिस्प्लेस या डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका वर्क कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब इंग्लिश में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। whenever a force make a body moves, then work is said to be done. For doing work energy is required. और उस काम को करने की कुछ एनर्जी और कुछ काम करना पड़ेगा। उस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड कर, वर्क और एनर्जी एक ही होगी, आपको मैं बताऊंगा कैसे। पर अभी हम पहले वर्क पढ़ते हैं। वर्क क्या होता है, तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। मतलब कोई भी हम फोर्स लगाएं और वो क्या करें, मोशन प्रोड्यूस करें, उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, द वर्क और द वर्क डन ऑफ द फोर्स on a body depend upon two factors: the magnitude of the force, a distance through which a body moves, किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है। मतलब जिस जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी। मतलब मैं आपको यहाँ पे, मैंने अपनी यहाँ पे खोल रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने पीडीएफ खोल रखी है। तो ये देखिए, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क को फोर्स इंटू डिस्टेंस भी कहते हैं हम। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी प्रोड्यूस होती है। तो डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं वर्क में। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वी कैन नाउ बी डिफाइन अ वर्क इज मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। मतलब डिफाइन कर रहे हैं हम वर्क को, क्या डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट। मतलब वर्क इज मूविंग बॉडी डिफाइन एज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, मतलब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स ऑन द बॉडी इज एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई अ बॉडी। और जो डिस्टेंस मूव करेगा इन अ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरह हम जिस डायरेक्शन में लाएंगे फोर्स लाएंगे। इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बॉडी, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में मूव करा है, इसी डायरेक्शन में क्या करा उन्होंने, मूवमेंट करा है अपना। तो हम कह सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में क्या है, उसका फोर्स लग रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस कह दिए आप, यहीं से डिफाइन होगा। वर्क कैन डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, मतलब डिस्टेंस कवर बाई अ बॉडी। ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। द टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इट वेल मीन आ सेम थिंग। दोनों का मतलब क्या है, एक ही मतलब है दोनों का। बट उसमें डायरेक्शन होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पहले चैप्टर मोशन में पढ़ा चुका हूँ। ये सब वहीं से कनेक्ट होते हुआ आ रहा है अब तक जितना ही मैंने पढ़ाया है। पहला चैप्टर मैंने अपना मोशन का पढ़ाया था। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ा था ग्रेविटेशन। ये चौथा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पे हम पावर भी पढ़ेंगे, पर अभी हम वर्क एंड एनर्जी की बात करेंगे इस समय, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। यूनिट ऑफ वर्क, भाई देखो, आप सब जानते हो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मैंने एक ऐसा यूनिट वाला वो भी बताया था, मैंने एक लेक्चर इससे पहले कवर किया है ऐसा यूनिट का, ऐसा यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो अगर आपको छोटी सी वीडियो है 14 मिनट की, लगभग 14 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है शायद वो, और तो आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके।
है। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी, हाँ तो हम बता रहे थे कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। बट न्यूटन मीटर एनर्जी की और वर्क की एक यूनिट होती है, वो होती है जूल, वो होती है जूल। व्हेन ए फोर्स ऑफ अ 1 न्यूटन मूव्स, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स of a body through a distance of a 1 meter in its own direction, the work done is a 1 joule। इसको हम कहते हैं 1 जूल कहते हैं, है। ये शायद मैंने बुक में भी, अरे बुक कट गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे पे है यहाँ पे, मैंने पीडीएफ भी बना रखी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल जाएंगे फिर से मेरी बुक, ये खुल गई बुक, थोड़ा टाइम लग रहा है, और ये खुल गई यहाँ पे। ये देखिए वर्क कर रहे हैं, वर्क यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, ये देखिए ये इस बॉल को हिलाने की कोशिश कर रहा है पर ये मूव नहीं कर रहा है, और ये मूव नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप इसमें, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर रही है, तो इसका वर्क क्या होगा, ज़ीरो। एक और बताना चाहूँगा मैं, आप ये समझिए एक कुली होता है, कुली कुली होता है, तो वो जो आप हो, आप अपने स्कूल से घर गए, मतलब घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, ठीक है, उसी रास्ते पर गए थे, उसी रास्ते से आए हैं, जिस रास्ते से आप गए थे ना, उसी रास्ते से आप वापस लौट के आए हैं, तो आपका जो वर्क होगा ना वो ज़ीरो होगा। पर आपने फिजिकल वर्क किया है, और आपने फिजिकल वर्क किया है तो आपका वर्क कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। वही मैंने आपको बताया था, घूमो घामो कहीं है, लौट के आ जाओ वहीं है, मतलब जिस जगह से गए थे उसी जगह पे वापस लौट के आ गए, तो क्या होगा, हमारा वर्क ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसा वर्क है, यहाँ पे फिजिकल फिजिकल वर्क भी लग रहा है और ज़ीरो भी हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, पर डिस्टेंस भी होता है, तो आप परेशान मत हो ना। तो आपको इस लेक्चर में सबको समझ में आएगा, आप परेशान होती है। वैन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जी मैंने बता दिया 1 जूल कहलाता है, मतलब न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था वर्क क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि अगर आप क्या होता है, वर्क आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, जब वर्क आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, सो वर्क पे डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करता है, फोर्स जिस डायरेक्शन लगता है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई आप वर्क हॉरिजॉन्टल करते हो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ एसेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। पर अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्टिकली वर्टिकली वर्क कर रहे हो, वर्टिकली अर्थ के उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी आप जानते हैं क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक होता है, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में करना है, यहाँ पे ग्रेविटी जो है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच अ बॉडी लिफ्टेड, मतलब अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ देयर वेट और वर्टिकल डिस्टेंस, तो वेट कितना होगा, ए डब्ल्यू होगा, ठीक है, और हाइट डब्ल्यू एच, मतलब इसको डब्ल्यू एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, आप इसको यहाँ पे मास इंटू एसलेरेशन भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे मास इंटू एसलेरेशन लिख सकते हो, यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ का या फ्री फॉलिंग बॉडी का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्री फॉल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एम जी एच लिख सकते हो आप, ठीक है, एम जी एच क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल हाइट है, ठीक है, ऊपर अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट अर्थ की इसमें जाए, अगर ये आप अर्थ की डायरेक्शन में आपको बता चुका हूँ ये अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि अगर ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो जी हम माइनस लेते हैं, ठीक है, और ये अर्थ की डायरेक्शन में होता है तो हम इसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो फिर चलिए आगे करते हैं, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इक्वल टू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज अ हाइट और थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, मतलब जितनी वो ऊंचाई पे गई है उतनी हाइट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया, मैं यार हाथ याद मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, यार 1 लाइक तो बनती है यार मेरी इस वीडियो को, तो आपका अगर समझ में आ रहा था 1 लाइक तो दीजिएगा, मेरे चैनल यूट्यूब एजुकेशन दुनिया में सबका स्वागत होता है यार। हाउ हाउ मच वर्क इज डन, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी क्या हो रही है
मूव हो रही है कितने मीटर, 1 मीटर। अब भाई देख लेना आप, ये समझ लें किलोमीटर लिखा हो, भाई कन्वर्ट करने जरूरी है, मैं कन्वर्ट की भी उसमें बना दी हूँ अपने उसमें समझाने के लिए। मैंने क्वेश्चन पहले चैप्टर में पढ़ाया था और मैंने इसके एक अलग सा वो भी बनाया है 14 मिनट का लेक्चर, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। और वैसे यार अगर उससे देख लेंगे तो थोड़ा बहुत तो यार आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तब यार थोड़ी सी किताब पढ़िएगा, ये किताब में सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसकी आंसर की। तो आप जानते हैं 10 न्यूटन फोर्स है और 1 मीटर एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी दे रहा हो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स उसी डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब यार याद रखना यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो उसके ही जवाब आएगा आगे, आंसर आएगा आगे। और अभी यहीं पे शुरुआत क्या कहते हैं ख़त्म करते हैं इसका आंसर। तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 10 × 1, ठीक है, तो 10 जूल हो गया, तो 10 न्यूटन मीटर हो गया इसका। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन लिफ्टिंग, अब ये देखिए MGH पे आ गया। तो कैलकुलेट द वर्क डन इज लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर, 200 किलो केजी वाटर है, उसको ऊपर ऊपर लेके आ रहे हैं थ्रो ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर। तो वर्टिकल हाइट लिफ्टेड, अच्छा लिफ्टिंग ओके, एज्यूमिंग G इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे G 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इसका लगा, तो M इजकल टू 200 kg, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यार आप जानते हो, ये बात बताओ, आप कोई काम करते हो, वर्क क्या कहते हैं कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है निगेटिव एक कंडीशन में, मैं अभी आपको बताऊंगा, बट वर्क इस समय नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो, क्या आपका वर्क कोई नेगेटिव में हो सकता है? आप कभी फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपका कोई नेगेटिव में वर्क हो सकता है, कोई आराम कर रहे हो तो अभी आपका वर्क जीरो हो सका, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो फिर भी आपका वर्क जीरो हो सकता है, ठीक है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता इस समय इस केस में। तो देखिए क्यों नहीं हो सकता, मास हमें 200 दे रखा है क्योंकि वो वर्क तो कर रहा है, कुछ अगेंस्ट में ग्रेविटी कर रहा है, ग्रेविटी की उसमें कर रहा है, तो वर्क तो कर रहा है। तो उसका वर्क 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट 6 मीटर है, ठीक है। तो वर्क इजल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, तो 206 200, अब ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटी 10 लिख दी मैंने, उल्टा लिख दिया, और यहाँ पे हाइट 6 मीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 जूल जब 12,000 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 12,000 जूल जब 12,000 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, एक कार वेटिंग वेटिंग 1000 kg, मतलब उसका मास है वो 1000 kg है, वेट नहीं मास, यूनिट देख लेना, न्यूटन नहीं लिख रही है, मास जो है 1000 kg है, और ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप अ डिस्टेंस 50 मीटर, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी क्या है, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड क्या है उसकी इनिशियल स्पीड है, और 50 मीटर बाद क्या जाके रुक जाती है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। डिक्लेरेशन, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव वो बाय द ब्रेक्स, ओके, सॉरी एस डिक्लेरेशन यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स पूछा हमसे, एक्सेल ऑन अ ब्रेक्स कितना फोर्स लगेगा, व्हाट इज द वर्क, वर्क डन पूछा, फोर्स पूछा है, तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालिए, वी पता है यू पता है, तो एल वी पता है यू पता है एस पता है, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी क्योंकि हमें टाइम नहीं पता पर हमें वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। ये देखिए एफ इजकल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1000 इंटू -9, तो ये माइनस में आया, -9000 न्यूटन, -9000 न्यूटन, where the force exerted by a brakes on the car 9000 Newton. The negative sign shows the retardation force, retarding force। तो फोर्स को हम क्या लिखे, देखो यहाँ पे प्लस में लिया हमने, फोर्स लिया है क्योंकि वर्क क्या है नेगेटिव में थोड़ी ना होता है यार, कुछ काम कर रहे हो आप तो आप क्या वर्क कोई नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपका वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक कंडीशन होगा मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल वाला, अब भाई ये तो आप हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, अब आप कोई डायरेक्शन में करोगे, अब आप कोई डायरेक्शन में करोगे फोर्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके बताया है आपको,
ये देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्वियसली ऑब्वियसली वर्क डन द फोर्स एक्टिंग ऑब्वियसली। देखिए कैसे, मतलब एंगल में लेते हैं, मतलब एंगल में वर्क हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं, एंगल पे लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है इन मैनी केसेस in many cases of the movement of the body is at an angle or to the direction of the applied force, है या अप्लाइड फोर्स। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो एंगल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देंगे कॉस थीटा। आपने टिक्नोमेट्री शायद आपके में आ गई होगी, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो टिक्नोमेट्री आपके में आ गई होगी। टिक्नोमेट्री, टिक्नोमेट्री का मतलब तो आप जानती हो, साइन कॉस और ये सब जिसमें आते हैं वो टिक्नोमेट्री होती है। ये एंगल वगैरह जिसमें हम पढ़ते हैं सही से कि साइन टीटा कितने हैं, साइन 90 पे कितना होता है, कॉस 90 पे कितना होता है, तो एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला होता है जो अभी हम पढ़ेंगे, एफ कॉस टीटा इंटू एच या एफ एस कॉस टीटा। इसको कॉस साइन, जैसे आपको याद पड़ा हो, साइन टीटा कॉस टीटा, ठीक है, साइन कॉस, ये सब आप पढ़े होंगे, ये आपने पढ़े होंगे, कॉस टेन, टेन टेन टीटा पढ़ा होगा, और इसके आगे भी और होती हैं पर आपने इतने तो पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन, और इसके बाद आता है कॉट, फिर सेक कॉसेक, सही है। तो ये सब होते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन ए चाइल्ड पुल ए टॉय कार, एक बच्चा है छोटा सा, वो टॉय कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। द टॉय कार इज मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ओ एक्स, बट द फोर्स अप्लाइड इज अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन इस तरफ चल रही है, ठीक है। तो ओ एट अ एंगल टीटा द डायरेक्शन द ऑफ द मोशन, देखिए डायरेक्शन, मोशन इस तरफ कर रही है और डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा एंगल पे लग रहा है। तो इन सच केसेस वे कैन नॉट बी यूज द फॉर्म एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इस कंडीशन में, एंगल जब लग रहा हो तो टू कैलकुलेट द वर्क डन बिकॉज द डिस्टेंस moved as in not exactly in a direction of the force, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट तो कर नहीं रही है, मतलब मूवमेंट इस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन लगा तो मूवमेंट इस डायरेक्शन थोड़ा ना हो रहा, मूवमेंट हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंगल पे हो रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस टीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एंगल लग जाता है, यहाँ पे बोलते हैं कॉस टीटा, द बॉडी विल बी इक्वल। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत आसान सी बात है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी बस, ऐसे करके आपको दिया हो ना, अगर आपको इस डायरेक्शन में लग रहा हो फोर्स, तो आपका कंपोनेंट जो टूटेगा वो कॉस थीटा में टूटेगा, इस जगह का कंपोनेंट टूटेगा आपका ना, तो कॉस थीटा में टूटेगा, और इस जगह टूटेगा वो टूटेगा साइन थीटा में, साइन थीटा में, सही है। इस जगह कंपोनेंट टूटेगा ना ऊपर की तरफ आपका, जब अगर एंगल वाली जगह है ना, वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे कॉस थीटा लिख देना है, मतलब कॉस थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब एस कॉस थीटा एफ कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है इसका, फोर्स, फोर्स क्या है इसका रिजल्टेंट, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, सही है, और यहाँ पे कॉस थीटा एंगल लग रहा है, सही है, ओके। तो यार गाइस, हाँ तो यहाँ इसका रिजल्टेंट है ये साइन थीटा टूटा है, ये कॉस थीटा है, तो हम थीटा वाले मतलब फोर्स इस डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन देंगे तो एफ कॉस थीटा आएगा, ना कि एफ, एफ कॉस थीटा आएगा ना कि एफ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ना तो ये तो फोर्स है एफ, एफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये टीटा, तो आप इसको ये नाम दोगे ना इस डायरेक्शन में, वो आप नाम दोगे एफ कॉस टीटा, एफ कॉस टीटा, एफ कॉस टीटा, यस, एफ कॉस टीटा, टीटा लिख देता हूँ मैं ऐसे करके, टीटा इसे बोलते हैं टीटा, टीटा लिख दीजिए, अल्फा लिख दीजिए, बीटा लिख दीजिए, आपने एंगल यहाँ पे आप एक्स वाई जेड एंगल भी लिख सकते हैं, मतलब आपको बताना होगा कि हमने एंगल एक्स लिया, वाई लिया या जेड लिया, टीटा लिया या ईटा लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। तो आपको पहले दिखा बताना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ए बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो आपको दिख रहा है पर वर्टिकल ही है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिख रहा होगा आपको वर्टिकल ही है ये थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन। अरे यार ये माउस काम नहीं कर रहा है यार यहाँ पे,
तो यहाँ मैं एक मिनट जरा काट के दोबारा बनाता हूँ। तो ये ना इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो लाइन में बनाने आ रहा हूँ इसको बोलेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ये ऊपर की तरफ जाएगा, टेढ़ा बन गया थोड़ा, माफ कीजिएगा, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल ही। तो ये और रिजल्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है। तो हम डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रहा है तो हम इस तरफ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो हम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एफ कॉस थीटा लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस 0 पे 1 होता है, मतलब एंगल अगर 0 होता है तो 1 होता है उसका एंगल, और क्या कहते हैं 1 डिग्री होता है, 1 होता है सॉरी। और अगर वो 30 डिग्री भी होता है तो √3/2 होता है। और अगर वो 45 डिग्री पे होता है तो 1/√2 होता है। और अगर वो 60 डिग्री पे होता है तो 1/2 होता है। कॉस 90 पे होता है तो 0 होता है। और कॉस 180 पे -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 पे -1 होता है शायद, -1 होना चाहिए कॉस 180, पाई प्लस, चल देखते हैं कॉस 180। तो पहले यहाँ पे ये बात हो गई ख़त्म। तो बॉडी, द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। अगर आपसे कोई पूछे एंगल वाला तो ये वाला बताए ना, इसमें मैंने बहुत टाइम लिया है, बट आपको ये यार ये पेन काम नहीं कर रहा है मेरे यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे एफ को हमने एफ फोर्स अप्लाइड लिखा है, और एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस तरह फोर्स लगाना है उस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है उस डायरेक्शन में, और जिस तरह मोशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, सही है। इनके बीच का जो एंगल कहलाता है वही क्या कहलाता है हमारा, आगे आगे आगे, ये आ गया। और एस का डिस्टेंस मूव। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, मैंने यार हर उसके क्वेश्चन लिए हैं यार, आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए चाइल्ड पुल ए टॉय कार, एक चाइल्ड है वो क्या पुल कर रहा है, टॉय कार पुल कर रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चे वाले में दिखाता हूँ, बच्चा दिखाता हूँ जो टॉय कार पुल कर रहा है। ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, ये वेट लिफ्ट, ये देखिए ये चाइल्ड एक टॉय कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे वापस आते हैं अपने नोट्स पे। ए चाइल्ड पुल ए टॉय कार अ डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर उनने पुल कर लिया, और हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। द स्ट्रिंग हैंड इन अ चाइल्ड हैंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, विद ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना लग रहा है उसमें, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार, तो उसका वर्क डन होता ना, तो आपको फोर्स पता है 5 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन लगा देंगे, ठीक है। और कॉस 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 होता है, सही है। कॉस 60 1/2 होता है, सही है। तो 1/2 हो गया कॉस 60, और डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 मीटर डिस्टेंस कर रखा है, और एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे एफ कॉस थीटा इंटू एस लाएंगे। एफ कॉस 60 कितना 1/2 लिख दिया मैंने, ये कट ऑफ आया तो 25 जूल इसका क्या आया, आंसर आया। ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अरे सच में यार कुछ अजीब ही है क्या, ये कंप्यूटर ना कुछ समझ में नहीं आता है कभी भी कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आराम से लगाना पड़ता है, आराम से लगाता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने और भी एग्जाम्पल दिए। व्हेन अ फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल, अगर राइट एंगल में 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे लगता है तो क्या है, मतलब ये बताओ आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ लगा दूँ मैं, ठीक है, और आप इस तरह मूव कर जाओगे, कि आप इस तरह मूव कर जाओगे, नहीं कर पाओगे आप चल ही नहीं पाओगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपका फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आप आगे कैसे बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ पाओगे ना। तो वही वाला एग्जाम है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देयरफॉर वर्क डन इज 0, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई फोर्स हम ऊपर लगाना है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग सकता, तो वर्क क्या हो जाएगा 0, कोई मूव ही नहीं करेगा वो। जब मूव ही नहीं होगा तो क्या करेगा, वर्क 0 हो जाएगा। अब वर्क निगेटिव क्यों है,
अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बताया था वर्क को वैसे कहीं भी ले आओ, वर्क नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वर्क नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, बट नेगेटिव भी हो सकता है तब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे। मैंने फोर्स मैंने आपको था इस डायरेक्शन लगा तो अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन उसकी, तो एंगल क्या हो जाएगा 180 हो जाता है। और 180 क्या होता है कॉस -1 होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा 180, मतलब इस डायरेक्शन में जानना चाह रहा है पर मोशन इस डायरेक्शन में कैसे हो रहा है और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। कंडीशन में पड़ी थी क्या कहते हैं मूव बुलेट वाली पड़ी थी, बंदूक वाली, आपने फोर्स एक्शन रिएक्शन वाले में चैप्टर में। तो एंगल क्या हो रहा था, मतलब आई की तरफ भाग रहा था और मोशन किस तरह हो रहा, पीछे की तरफ हो रहा था नहीं हो रहा था। तो एक्शन रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एंगल कितना बनना है 180। तो व्हेन forces act opposite the direction direct line of the motion, therefore the work is negative, and work done is equal to force cos 180 into distance, cos 180 is equal to -1, तो work done is equal to minus f into s। ओके, तो यार अब गाइस अब हमारा यार आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक अ वर्क। बस भाई ये बात बताऊँ, आप बिना एनर्जी के वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्क क्या होता है वो एनर्जी क्या होती है, उस काम को करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। द एनर्जी इज अ एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी भाई जब आप में एनर्जी नहीं होगी तो क्या, ये बताइए आपसे कोई कहे आपने एक दिन से खाना नहीं खाया है, मतलब मान लीजिए आपने एक दिन खाना नहीं खाया है और आपसे कहे कोई जाके 50 मतलब 2 चक्कर लगा के आप ग्राउंड पे, आप लगा सकते हो? जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपने कुछ खाया ही नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नहीं, तो आप वर्क कैसे कर सकते हो? तो वही यहाँ पे बात है कि एनर्जी क्या है, एक एबिलिटी टू डू वर्क, काम को करने की क्षमता। जो एनर्जी की यूनिट होती है, मतलब जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। जो वर्क का फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पर एनर्जी हमारी कई तरह की होती है, अब मैं बताऊंगा कैसे। वो देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क इट डन when the energy is scalar quantity। एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ एनर्जी, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल डिनोटेड बाय J। द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल जो वर्क रिक्वायर करता है उसको कहते हैं 1 जूल एनर्जी। तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। मान लो किलो में 1000 होते हैं, अगर कन्वर्ट करते हैं तो, और इसको 1 kg इक्वल 1000 लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट भाई अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पे 8 तरह की एनर्जी है, पर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी, 2 एनर्जी पढ़ेंगे, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो एक पहली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी केमिकल एनर्जी। नाम में ही आपको पता चल जाएगा, पर काइनेटिक और पोटेंशियल से आपको पता नहीं चलेगा, बाकी सबके आपके नाम से पता चल जाएगा। एक केमिकल एनर्जी, केमिकल से एनर्जी प्रोड्यूस, केमिकल हीट एनर्जी, हीट से प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी, लाइट से प्रोड्यूस होती है। साउंड एनर्जी, साउंड से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से प्रोड्यूस, ये दोनों मोशन से प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल। बस एक क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। एक अर्थ के अपोजिट में डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में आके करती है, ग्रेविटी के केस करती है या ग्रेविटी के साथ करती है, और एक हॉरिजॉन्टली करती है। तो काइनेटिक एनर्जी करती है मोशन हॉरिजॉन्टली और ये करती है वर्टिकली। तो देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द मोशन, मोशन के द्वारा होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली होती है, लिखा नहीं यहाँ पे, आप मान लीजिए हॉरिजॉन्टल होती है। आपको मैं बताऊँ कैसे। द फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी मूव इन अ मीजर by the amount of the work it to do before coming to rest। The kinetic energy of a moving body is measured the work it can do be coming to rest, मतलब रेस्ट में आता है, मतलब काम करते करते क्या रेस्ट में आता है, तो क्या होता है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उसके मास और उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, उस पर डिपेंड करती है। तो सपोज ए बॉडी such a ball of mass and moving with a velocity v, position a, let enter into the medium, कोई मीडियम है, कोई सा ही मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, such as air which opposes the force which opposes the motion of the body will be। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक मास है, ठीक है, इसको हमने दूसरे मीडियम में फेंका, दूसरे मीडियम में फेंका, अपोजिट डायरेक्शन फेंका, यहाँ डिस्टेंस एस मूव करा है, ये दूसरी मीडियम में एम क्या है, दूसरी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरी मीडियम में गया। एम क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, किस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी डायरेक्शन फेंका, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी एस, अपोजिट डायरेक्शन में लौट के कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर, दूसरे मीडियम में लगाने के लिए फोर्स लग रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स एज द रिजल्टेंट ऑफ द, मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे डायग्राम में देख के बनाया था, चलो बुक के डायग्राम में, बुक में दिखाता हूँ मैं आपको।
ये सब मैंने नोट्स बुक से बनाए हैं, और बुक में इतने बड़े बड़े लैंग्वेज दे रखी है, मैंने इसमें सब शॉर्ट करके और अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, इससे कॉपी नहीं किया है। और थोड़ी बहुत लैंग्वेज मैंने अपनी भी मिलाई है, इसलिए मैंने अपने नोट्स का नाम दिया है इनको, है। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द वर्क इज पॉजिटिव, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द वर्क इज नेगेटिव, द एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। वर्क इज डन जीरो व्हेन द फोर्स इज राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ पे क्या लग रहा है, मोशन और फोर्स, है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पर यहाँ पे देखिए वर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आगे खत्म हो जाता है। यहाँ पे सैटेलाइट चलनी शुरू हो जाती है, वहीं पे आगे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वर्क क्या हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है। तो है ना यार अमेजिंग। एनर्जी, एनर्जी किसी काम को करने की क्षमता, देखिए थोड़ा बड़ा लिख रखा है इनने, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये है जेम्स प्रिकल्ट जूल्स। हाँ, इनने हमारा वर्क और एनर्जी का आविष्कार किया था। प्रिकॉर्ड्स जूल, द साइंटिस्ट आफ्टर whom या यूनिट ऑफ एनर्जी जूल इज नेम्ड, इनके नाम पर पढ़िए एनर्जी यूनिट होती है जूल। जेम्स, या आप जेम्स जूल कह सकते हैं, जेम्स प्रिटिक प्रिकॉर्ड जूल कह सकते हैं, प्रिस्कॉर्ड जूल, ठीक है। तो एनर्जी मैंने बता दी, तो सब टाइप की होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिए काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज ए बॉडी सच ए बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एट अ पोजीशन। यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे फोटो में कलर है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो रही है। ये m मीडियम है, मास दूसरे मीडियम है, ये बॉडी है a पोजीशन पे, b पोजीशन पे है, इसकी वेलोसिटी v है और m इसका मास है। और लेट इट एंटर इनटू द मीडियम सच एज एयर विच इज अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब अपोज करी कॉन्स्टेंट फोर्स, कुछ कॉन्स्टेंट फोर्स से अपोज करी, भाई आप भाई दूसरे मीडियम में आ रहे हो तो यार दूसरे मीडियम में आने का अपोज करी ना करेंगे, मतलब आप जिस मीडियम में आप खुश हो, आप जिस मीडियम में, अब भाई आप एयर में क्या तेज चलते हो, मतलब आप मुकाबले, आप देखिए शिप है, शिप पानी में हल्की चलती है, पर एयरप्लेन देखिए सबसे फास्टेस्ट वे है, सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो एयर वे है, ठीक है। तो अलग मीडियम में जाने का अपोज करेगी, अपोज करे तो एक फोर्स लगेगा, ठीक है। such as which opposes the motion of the body, constant force where resultant opposing force, the body will be constantly retarded, मतलब हल्की होनी शुरू हो जाएगी, that is the velocity decreases gradually, it comes to the rest में आई थोड़ी देर बाद, क्योंकि और चलते चलते रुक जाएगी, वो क्या है रुक जाती है ना, फोर्स हम लगाते हैं। तो पोजिशन v आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एज फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है, ऑफ द बॉडी इज बिकम जीरो, जिसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने शायद अपने नोट्स में ही प्रूव करने के लिए अच्छा तरीके से करा है। तो यहाँ पे देखिए, तो भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा है इन गोइंग थ्रू द डिस्टेंस अगेन द अपोजिंग एफ द बुक डन द वर्क डन सेम, मतलब फाइनल वर्क डन और इनिशियल वर्क डन है। तो फाइनल वर्क डन जो हुआ, मतलब चेंज इन वर्क डन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो वर्क डन में चेंज क्या हुआ, वर्क डन में चेंज होगी क्योंकि उसमें वेलोसिटी थी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, मतलब फाइनल वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि कहीं जाकर रुक गया वो। और इनिशियल वर्क, यहाँ पे इनिशियल वर्क किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, बिकॉज द पोजिशन बी बॉडी इज एट रेस्ट द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, देयरफॉर द पोजिशन ए द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब जहाँ वर्क ए पोजिशन थी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन के इक्वल हो गया ये, और वो उसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है फाइनल पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने क्या पाया होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। इनिशियल यहाँ पे मैंने कैपिटल वी स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल वी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, और यहाँ पे मैंने कैपिटल वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एसलेशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो ये रिटार्डेशन, बिकॉज रिटार्डेशन में सब लिख रखा है, बुक में लिख रखा था, मैंने खुद लिख रखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने अपने नोट्स कहा है इसको। तो कुछ तो यार अपना अलग दूंगा ही, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने खुद बनाए हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और ये इधर जाके स्क्वायर प्लस कर तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ कहता है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं एक ही जगह एफ अपॉन एम डाल दूँ, एक ही जगह एफ अपॉन एम डाल दूंगा, तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ये इसको ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया था, वर्क आया था ना, तो वर्क को ही हमने क्या नाम दिया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब हमारा इनिशियल वर्क जो था वो ज़ीरो था, वो क्या था, ज़ीरो था, मतलब फाइनल वर्क जो था वो ज़ीरो था। तो यहाँ से सब कैलकुलेशन करके ये जो हमारे आया, हमारा काइनेटिक एनर्जी आया, बाइट द एफ इंटू एस इज टू काइनेटिक इक्वेशन फॉर फ्रॉम वन एंड थर्ड वी गेट thus a body's mass m moving with a velocity has capacity of doing work is equal to half mv square before it stops है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर थी। some kinetic energies concludes the kinetic energy equal to half mv square। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब उसके मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के भी, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप इसका फॉर्मूला भी बता सकते हो, इसका फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन में दिया। सो दिया गया आपको समझ में। अब चलिए क्वेश्चन भी आते हैं, इसके क्वेश्चन भी कर रहे हैं हमने यहाँ पे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आया होगा। मतलब वर्क डन क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है। यहाँ से हमने सॉल्व करके बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक तरह का मोशन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यू टू द इट्स मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब नीचे की तरफ देखी जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द वर्क, मतलब फाइनल वर्क जो होता है उसका जीरो हो जाता है और इनिशियल वर्क कुछ ना कुछ होता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं पेंडुलम, पेंडुलम में दोनों तरह के फोर्स एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे चेंज होती है, मैं बताऊंगा, ये सब आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे, तो आगे बहुत आएगा, आगे बहुत बड़ा चैप्टर है यार ये। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में रखा है। तो अभी तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो अभी पहले इसको ख़त्म करते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस करते हैं। एक आध क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लेता हूँ मैं, कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ कम देर से समझते हैं और कुछ जल्दी जल्दी समझते हैं। तो आप हल्के हल्के, मतलब हल्के हल्के करके सबको समझें, मतलब धीरे धीरे करके सबको समझ जाए, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है यार आपके पेपर्स में आने हैं। तो जब तक आपका पेपर आएगा तब तो आप यार ऐसे चुटकी बजा के चैंपियन हो गए सबके। फिजिक्स यार रटने की चीज़ नहीं होती, फिजिक्स समझने की चीज़ होती है। लॉज लगते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सब आपने पढ़ चुके हो, सब आप जानते हो क्या होता है। मतलब आपको इसके बारे में थोड़ा समझना है क्या है ये सब, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास, मास हमें दे रखा इतना, वेलोसिटी दे रही है इतनी। तो देखिए इसकी यूनिट बिल्कुल सही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आया 0.01 जूल या 0.01 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं इसकी यूनिट होती है केजी और इसकी होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे हम, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, टू बॉडीज है हमारे पास इक्वल मासेस की, ऑफ टू बॉडीज विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v, एक v वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक 3v वेलोसिटी से मूव कर रही है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो। देखो भाई दोनों का दो बॉडी, दोनों का मास क्या सेम, तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम 3v का स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालना है, सही है। तो दोनों का रेशियो निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m और v1 इक्वल टू v और v2 इक्वल टू 3v। मैंने खुद करा एक सॉल्यूशन, देखिए अपने तरीके से अलग कराया थोड़ा सा, तो आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। पहले तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी 1 ली, तो 1 की काइनेटिक हाफ एम v1 और हाफ m1 v1 का स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर हो गया। और काइनेटिक एनर्जी m2, तो हाफ m2 v2 का स्क्वायर, तो हाफ m3v का स्क्वायर, तो n 9/2 आ गया m स्क्वायर। तो m इसका रेशियो लगा, तो ये से ये पूरा कट गया, ये से ये पूरा कट गया ऊपर वाला, और बच्चा क्या 1/9, तो 1:9 क्या है इसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2 इज 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, जिसकी वेलोसिटी 3v है, इसकी वेलोसिटी 3v है, वो उसके 9 टाइम्स है किसकी, पहली वाली वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो 9 टाइम्स हो जाएगी, आपको मालूम ही है। तो आपको यार तो सोचने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताया, हाउ मच वर्क इज शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ अ मास 20 ग्राम, मतलब एक बाईसाइकिल इसका मास 20 ग्राम है, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इंक्रीजेज स्पीड, उसकी स्पीड कितनी हो रही है
2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो रही है, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। तो अब केस वन में यहाँ हमारी स्पीड क्या होती है, 2 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियल स्पीड, मास कितना वही है, इनिशियल स्पीड इतनी थी। तो हाफ एम यू स्क्वायर मतलब शुरू की काइनेटिक एनर्जी, वर्क हम कह सकते हैं इतना है, ठीक है। वर्क अभी हम निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क ही कहते हैं हम। ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू वर्क। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हम जानते हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, देखिए तो ये यहाँ पे m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 20 kg इज इक्वल v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, मास तो उतनी है बाइसाइकिल का, बाइसाइकिल मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यार, है। तो काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ke2 लिख दें, ke2 लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 या 1 नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ई के भी लिखा है, आपने सुनी ई क्या, तो ए भी काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी आपको बताना होता कि आप क्या ले रहे हो, आपको बताना होता कि मैं अगर मैं इसको एस भी ले सकता हूँ, यहाँ पे बताना होगा कि एस क्या है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप सिंबल रिप्रेजेंटेशन खुद से भी कर सकते हैं, या बुक में दे रखा हूँ बुक से कर सकते हैं, और अपने पास से भी दे सकते हैं, बट आपको बताना होगा कि आपने क्या लिया है उसको, ठीक है। तो वैसे सुटेबल है के ई अच्छा लगता है कि काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो के ई मैं लिख लेता हूँ हर बार, एनसीईआरटी में ई के लिख रहा है और मैं के ई लिखता हूँ, अच्छा लगता है के ई लिखना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हाफ एम एम 20 kg, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, तो 20 to 50 आ गया। वर्क डन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, वर्क डन स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक। मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराया था नहीं कि ये आई मैंने डेरिवेशन जो कराया था आपको, ये डेरिवेशन ही था एक तरह से। तो ये डेरिवेशन जो था ये वाला, तो यहाँ पे आ गए वापस, हमने क्वेश्चन पे आ गए। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 210 जूल आया, मतलब 250 में से 40 हटाया तो 210 जूल आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अब यार काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आज के लिए चलो थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी में लग रहा है अच्छा ही है, तो दोनों हाथ हाथ पढ़ लेते हैं, वरना आप सब भूल जाएंगे मैंने क्या बताया था क्योंकि आप चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटी, या ग्रेविटी के अपोज में होता है, या उसके डायरेक्शन का वर्टिकली होता है ये। सपोज ए ब्रेक इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड, पहले ग्राउंड पे थी, इफ हैज नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं थी, सो इट कैन नॉट बी डू वर्क, कोई भी वर्क नहीं कर सकती है। जब इसके पास एनर्जी नहीं तो वर्क नहीं कर सकती। तो सॉरी लेट लेट लिफ्ट इज ब्रेक ऑफ रूफ ऑफ ए हाउस, मतलब यहाँ से लेके रूफ से लेके एस शून्य फिगर, नाउ सम रूफ पे ले गई, हैव रूफ पे ले गई ऊपर, ठीक है, हैज बीन डन लिफ्टिंग, मतलब रूफ पे नीचे से ऊपर ले गई, अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपोज में है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आ गई। द वर्क गेट स्टार्टेड, वर्क करना शुरू हो गई, क्योंकि मोशन करने लगे, मोशन शुरू हो जाता है, वर्क शुरू हो जाता है, ठीक है। द ब्रेक इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो आपने एम जी एच निकाला था ना, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो हमने एम जी एच निकाला था कि फोर्स को मास इंटू अर्थ की ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो एम जी एच लगाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इस पोजिशन चेंज एंड द शेप इज नोन एज पोटेंशियल, मतलब कोई भी एनर्जी जब उसकी पोजीशन और उसकी शेप चेंज होती है इज नोन एज पोटेंशियल इन वर्टिकली डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में चेंज होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, सॉरी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द पोजिशन अबव द ग्राउंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सादा वाला, एक अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द शेप एंड द साइज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आप जानते हो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप खींचते हो तो उसमें एक तरह की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही एनर्जी थी 3 तरह की, एक ग्रेविटी के अपोज में थी, एक इलास्टिक थी और एक नॉर्मल वाली थी, और वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, सही है। तो इसको हम क्या वर्टिकल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। तो ए बॉडी कैन हैव अ बोथ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक ऐसी बॉडी जो एक ही उस पर क्या मतलब दोनों काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी करती है और सबसे आसान काइनेटिक एनर्जी। सबसे आसान एग्जांपल इसका पता है क्या है, पेंडुलम है। पेंडुलम देखिए, पेंडुलम आपने देखा होगा, वो दोनों काम करती है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी करती है। जहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी वो, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे हम बात करेंगे उसको
बताऊंगा मैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। आप पूछोगे मैकेनिकल एनर्जी क्यों लिख रखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम होता है, मतलब जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को मिला के उसको हम मैकेनिकल नाम देते हैं, मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ से एक मैकेनिकल वर्क शुरू हो जाता है, मैकेनिकल मोशन वाला मैकेनिकल नाम ही मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियर जानते हो, मैकेनिक्स वाला काम। तो पेंडुलम में मैकेनिकल वर्क होता है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस होती है, तो दोनों का सम को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इट्स हाइयर due to the its higher position above the earth and its equal work done on the body against the gravity, its the motion of a body's position, yeah, is to that position, मतलब the potential energy of a body is due to the higher position above the earth, earth से ऊपर, it is equal to the work done, work done क्या होगी, इक्वल हो जाएगी ऑन द, क्योंकि वर्क जहाँ भाई पोजीशन चेंज हो जाती है वहाँ वर्क प्रोड्यूस हो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द मूविंग। सो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के अगेंस्ट में चल रही है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट हो जाएगा mg, वेट हो जाएगा, फोर्स का मास इनटू ग्रेविटी लिखेंगे क्योंकि अब अर्थ के डायरेक्शन में आएगा अपोजिट में। यहाँ पे वेट जो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन की तो हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा। तो mgh क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और एच किस में चेंज हो जाएगा, हाइट में, क्योंकि हाइट लगेगी यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं ऐसा लगेगी हाइट, ठीक है, डिस्टेंस नहीं लगेगी हाइट लगेगी। सो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी समझ आएगा, काइनेटिक एनर्जी समझ आएगा, ये एनर्जी के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस कर लिया वर्क, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया एनर्जी, तीसरा हमने डिस्कस कर लिया काइनेटिक एनर्जी, चौथा हमने डिस्कस कर लिया पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 टॉपिक आज के मेन टॉपिक्स थे जितने मैंने आपको पढ़ाया। आप एक बार हमें एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ सकते हैं क्योंकि आसान से चैप्टर है ये। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं करते हैं। और थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँगा इसके पहले थोड़े से, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको घर से करने होंगे, आप करना चाहें तो कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस है आप, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बन जाओगे। एक प्रैक्टिस जो होती है आपको परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बॉय या स्टूडेंट जो भी है, हर किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। If the accelerating due to gravity 10 meter per second square, what is the potential energy of the body of mass 1 kg kept a height of 5 meter? अब ये नहीं कह रही किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, तो आप सीधा सिंपल से जीला होगा कि वो नीचे अपोजिट कुछ भी हो सकता है। तो 1 kg 5 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी, हाइट और मास, तो mgh दे रखा था 52। जो यूनिट काइनेटिक एनर्जी वही इसकी आती है, आप इसको चाहे कैलकुलेट कर लीजिए। आप इसको मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट्स के लिए वो बनाई थी ऐसा यूनिट वाला, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं। कहाँ गया किस नाम से था, वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th फिजिक्स, तो वो इस वाले में था, आर्ट था, तो इस वाले चैप्टर में था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं PDF खोल दूँगा, इसकी PDF है मेरे पे, ओपन करता हूँ मैं इसको। ओके, तो ये आ गया हमारा, ये खुल के आ गया। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये सब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी यूनिट लिख रखी है, ऐसा ही यूनिट लिख रखी है, कन्वर्ट कराए थे सब, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये आ गया हमारा इसका कन्वर्ट्स वाला, ये ऐसा ही यूनिट कराई थी मैंने, ये देखिए ये आ गया ऐसा यूनिट। और ये आ गया हमारा ये फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, प्रेशर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वर्क, एनर्जेटिक एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मूव आवर, फ्रिक्वेंसी, सब लिख दिया मैंने इसमें, सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी जो आपको ज़रूरत होंगी। तो बस आज के लिए इतने ही काफ़ी है, और फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलेंगे अभी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, फिर अगला हम पढ़ेंगे पावर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कर सकते इस वाले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आप घर से करके लाइएगा। और मैं आपको कुछ और, चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस, बाय।